अच्छा, क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास a इज ग्रेटर देन 0, b इज लेस देन 0। a 0 से बड़ा है मतलब a पॉजिटिव है, फॉर एग्जाम्पल a जो है वो 4 है। b 0 से छोटा है, 0 से छोटे का मतलब होता है कि ये नेगेटिव होगा, मतलब b -2 है फॉर एग्जाम्पल। तो बेटा ए बी क्या होगा, मतलब ए और बी को अगर मल्टीप्लाई कराएं, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 करें तो ये आएगा -8। -8 0 से छोटा है, तो इसका मतलब है कि ए बी इज लेस देन 0 आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी इज लेस देन 0। एमसीक्यू नंबर 2 के हवाले से बताया था कल, -1 की पावर -21/2। तो इसका मतलब ये होता है कि -1 की पावर 1/2 है और बाहर पावर -21 है। तो -1 पे स्क्वायर रूट है और बाहर पावर -21 है। -1 का स्क्वायर रूट मतलब आयोटा की पावर -21। पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल करेंगे, 21 नीचे चला जाएगा। आयोटा की पावर 20 इंटू आयोटा। ठीक है, आयोटा की पावर 20 क्या है, आयोटा स्क्वायर की पावर 10 इंटू आयोटा। बेटा आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 की पावर 10 इंटू आयोटा। -1 की पावर 10 का मतलब 10 आएगा इंटू आयोटा, तो ये 1/आयोटा हो गया। 1/आयोटा ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय आयोटा करा दिया। तो ये आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्योंकि -1 के बराबर होता है तो ये माइनस आयोटा के इक्वल हो जाएगा। जो कि मैंने आपको कल क्लास में बताया था कि आप कैलकुलेटर से भी इसको निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स नंबर्स में चेंज करके। 3 में 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर 12। ये भी आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं कि कैलकुलेटर में 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा लिखें, कैलकुलेटर के कॉम्प्लेक्स नंबर में डाल के। पहले या आप वैसे करना चाह रहे हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 1 माइनस आयोटा से, डिवाइड कराएंगे 1 प्लस आयोटा से, सॉरी। नीचे वाली वैल्यू को साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं। तो ये 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर +2ab प्लस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर -1। 1 + 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, नीचे 1 + 1 आ गया। तो ये 2 आयोटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ बेटा, आयोटा आ गया। हमें इसकी पावर 12 चाहिए। 12 का मतलब है कि आयोटा स्क्वायर 2 6 या 12 होता है, -1 की पावर 6, -1 की पावर 6 1 के बराबर आए। A triangular matrix is always a square matrix। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। एमसीक्यू नंबर 5 में कहा जा रहा है ईच डायगोनल एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल ऑफ अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स मस्ट बी। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर मेन डायगोनल क्या होना चाहिए हमेशा। स्क्यू हर्मिशियन के अंदर कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स ऑप्शन नहीं है तो फिर 0 होगा। सही है। फॉर एनी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है। सही बेटा, अभी मैं डिस्कस करता हूँ, रुक जाओ। तो एमसीक्यू नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे आता है। सॉरी, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, 1 2 3 फॉर एग्जांपल। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये है कि ऊपर 0 आ जाए, सही है, या फिर नीचे 0 आ जाए, मतलब 1 2 3 लिख दिया, या फिर नीचे 0 आ गया। ऐसे मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है।
क्योंकि यहाँ पर अगर आप मेन डायगोनल को देखें तो नीचे की तरफ एक ट्राइंगल बन रहा है, अगर यहाँ मेन डायगोनल को देखें तो ऊपर की तरफ एक ट्राइंगल बन रहा है, तो इनको ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। बेटा ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे आता है, मेन डायगोनल की वैल्यूज को बस मल्टीप्लाई करा दें, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 6, ये भी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये आ जाएगा 6। तो मतलब मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कराने पे इसका डिटर्मिनेंट आता है, तो ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, लीडिंग या मेन। बेटा एमसीक्यू नंबर 7 अगर आप देखें तो 7 में कहा जाता है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन। अब यूनिट वेक्टर इसका चाहिए, आर जो वेक्टर है ये गिवन है 2i प्लस जे माइनस के। तो 5 मिनट में दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं सबसे पहले, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। मैग्नीट्यूड ऑफ आर बेटा आ जाएगा, एक्स 2 है, वाई 1 है और जेड जो है 1 है। 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 1 प्लस 1 तो √6 आ गया। बेटा यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर है 2i प्लस जे माइनस के अपॉन √6, जिसको हम 1 अपॉन √6 2i प्लस जे माइनस के लिख सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 8 में कहा जा रहा है ओ बी द ओरिजिन, ओपी और ओ क्यू गिवन है, कहा जा रहा है पी क्यू वेक्टर चाहिए। तो बेटा फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ओ का मतलब है तो ओ क्यू माइनस ओपी हो जाएगा। तो वही हो जाएगा, ये ओ क्यू की जगह आएगा 5i प्लस का 4j माइनस का 3k। ओपी की जगह आएगा 2i प्लस का 3j, ओपी प्लस का 3j माइनस का 4k। 5i प्लस 4j माइनस का 3k माइनस का 2i प्लस का 3j माइनस माइनस प्लस 4k। बेटा 5i माइनस 2i तो 3i आएगा, 4j प्लस 3j तो 7j आएगा माइनस 3, और 4 प्लस का k आ जाएगा, तो 3i प्लस 7j प्लस का k। 1 मिनट, अब मैंने गलती कर दी, ये माइनस का 3 आएगा, तो 4j माइनस 3j तो 1j आएगा, तो 3i प्लस j प्लस k। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 8 की अगर हम बात करें, 9 की, तो इसमें कहा जा रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी के, ए डॉट बी के। तो बेटा दोनों का फॉर्मूला है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, और इसका है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ये दोनों वैल्यूज सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। साइन थीटा बराबर आएगा कॉस थीटा के, कॉस थीटा किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो 1 से हो रहा है, कॉस यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, वहां जाके डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, tan की वैल्यू tan इनवर्स 1 जो है वो 45 डिग्री मतलब π/4 आएगा। ठीक है, अच्छा बेटा एमसीक्यू नंबर 10 पे आएंगे। एमसीक्यू नंबर 10 में कहा जा रहा है सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ।
बेटा सीक्वेंस की अगर nth टर्म देखें एपी की टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन टी। ठीक है, कोई भी अगर nth टर्म ले लें, फॉर एग्जांपल 2n+1, ये nth टर्म कहलाती है an वाली टर्म। अगर बेटा मैं n की जगह 1 रखता हूँ तो 2 × 1 + 1, तो ये आएगा 2 + 1 मतलब 3 आएगा। अगर मैं n की जगह 2 रखता हूँ तो ये 4 + 1 5 आएगा। अगर मैं n की जगह 3 रखता हूँ तो मेरे पास थर्ड टर्म आएगी जो कि 6 + 1 7 होगी बेटा। तो बेटा n बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और n की जगह हम रखते क्या हैं, 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, 5 रखते हैं। बेटा डोमेन किसको कहते हैं? डोमेन कहते हैं उस वैल्यू को जो फंक्शन में रखी जाती है। मतलब फंक्शन के में क्या क्या रखा जा सकता है, क्या क्या इनपुट्स हैं, उसको डोमेन कहते हैं। तो क्या इनपुट है? 1 2 3 4 5, मतलब ये क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये याद रखना है कि फंक्शन सीक्वेंस के अंदर हमेशा नेचुरल नंबर्स रखे जाते हैं। फिर उसके बाद नो टर्म इन जीपी कैन बी। बेटा जीपी कौन सी सीक्वेंस है? जीपी एक ऐसी सीक्वेंस है जिसके अंदर कॉमन रेशो होता है। मतलब फॉर एग्जांपल एक वैल्यू 2 है, 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 4 आएगा, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 8 आएगा, 8 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 16 आएगा, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 32 आएगा। तो जीपी एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें हर पीछे वाली वैल्यू को एक नंबर से मल्टीप्लाई कराया जा रहा होता है अगली टर्म मालूम करने के लिए। बेटा जीपी में रेशो होता है। रेशो क्या होता है? आगे वाली टर्म डिवाइडेड बाय पीछे वाली टर्म। मतलब 4 ÷ 2 तो 2 आएगा, 8 ÷ 4 2 आएगा, 16 ÷ 8 2 आएगा। तो हर सूरत में 2 आ रहा है, मतलब रेशो 2 आ रहा है। तो ऐसी सीक्वेंस जिसमें रेशो 2 हो, अगर कोई टर्म 0 आ जाए इसकी, फॉर एग्जाम्पल 0 से अगर 2 मल्टीप्लाई कराऊं तो 0 ही रहेगा, 0 से 2 मल्टीप्लाई कराऊं 0 रहेगा, तो 0 ही आता रहेगा, कोई और सीक्वेंस नहीं बनेगी। और अगर 0/0 निकालें, मतलब रेशो निकालें, तो वो अनडिफाइन होता है, इन्फिनिटी होता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जीपी एक ऐसी सीक्वेंस है जिसकी कोई भी टर्म 0 नहीं हो सकती। जीपी और एचपी की कोई भी टर्म 0 नहीं हो सकती, एपी की हो सकती है। एमसीक्यू नंबर 12 में कहा जा रहा है कि हमें निकालना है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है 11, दोबारा समझा देते हैं रावी बेटा। देखें, मैंने कहा कि जीपी क्या है? एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें हर एक आगे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कराते हैं एक नंबर से। कोई भी नंबर आप डिसाइड कर लें, फॉर एग्जांपल 3। 1 को 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा 3 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा 9 आएगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा 27 आएगा, 27 को 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा 81 आएगा, 81 को 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो हमारे पास आएगा 324। तो हमारे पास ये रिजल्ट्स आते रहेंगे। तो मैंने कहा कि अगर एक वैल्यू 0 है, 0 अगर पहली टर्म है तो 0 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कराऊं तो 0 ही आना है, 0 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कराऊं 0 ही आना है, फिर 3 से मल्टीप्लाई कराऊं 0 आना है। तो ये एक सीक्वेंस नहीं बन रही, 0 0 ही आते जा रहे हैं। तो बेटा 0 इसका मतलब है इसकी कोई भी टर्म नहीं हो सकती। जीरो मैंने कहा कि नो टर्म इन एचपी, नो टर्म इन एचपी कैन बी 0। एचपी में भी 0 नहीं हो सकती कोई भी टर्म, और जीबी में भी नहीं हो सकती, एपी में हो सकती है। 0 है इसका आंसर बस। 12 में कहा जा रहा है हार्मोनिक मीन निकालना है। हार्मोनिक मीन का एक फॉर्मूला बेटा, वो याद कर लें आप। हार्मोनिक मीन कहते हैं एच एम को। एच एम का फॉर्मूला है 2ab/a+b। ए क्या है? पहली वैल्यू। बी क्या है? दूसरी वैल्यू।
एच एम बराबर आ जाएगा 2 a की जगह 1/3, बी की जगह आएगा 2/5 डिवाइडेड बाय ए की जगह 1/3, बी की जगह 2/5, 4/15, एलसीएम ले लेंगे 5 + 6/15, 15 से 15 कैंसिल, ये बच जाएगा 4/11, 4/11 आ जाए। एमसीक्यू नंबर 13 में कहा जा रहा है कि ए एन बराबर है 5 - 3n + 2n²। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, ए एन, हमें A2n चाहिए, तो n की जगह 2n रख देंगे, n की जगह 2n आ गया, 5 - 3 × 2n + 2n, 2 × 2n का स्क्वायर, तो ये आ गया 5 - 3 × 2 = 6n, ये आएगा 2 का स्क्वायर, 4 4 × 2 = 8, 8n², तो ये आ गया 5 - 6n + 8n², तो ये रिजल्ट हो जाएगा इसका। समेशन ऑफ n² का फॉर्मूला बताया था कि n² का फॉर्मूला n × n+1 2n + 1/6, ये फॉर्मूला याद करना है आपको। जी बेटा बासित। एमसीक्यू नंबर 15 में कहा जा रहा है समेशन 1 till 50n। बेटा समेशन n का फॉर्मूला है n × n+1/2। अब 1 से 50 तक की बात हो रही है, तो जो ऊपर वाली वैल्यू है ये n कहलाती है, 15 × 50 + 1/2, तो 15 × 51 आ जाएगा ये। तो मतलब 25 × 51 का मतलब है ये 1275 आ जाएगा, तो इसका 1275 आंसर हो जाएगा। कहा जा रहा है द फैक्टोरियल फॉर्म ऑफ 12 11 10। बेटा 13 में सिंपल काम ये करना था कि आपने ए एन बराबर था 5 - 3n + 2n² के, तो A2n चाहिए। A2n का मतलब है कि जहां जहां n लिखा हुआ है, यहाँ n लिखा हुआ है, इसकी जगह 2n लिख दिया, यहाँ n² है, इसकी जगह 2n का स्क्वायर लिख दिया बस। बेटा 14 फॉर्मूला है, ये याद रखना है, n² का फॉर्मूला n × n+1 × 2n + 1/6। एमसीक्यू नंबर 16 की बात करें तो फैक्टोरियल फॉर्म ऑफ 12 11 और 10। 12 11 10 की फैक्टोरियल फॉर्म क्या होगी, तो हमें ऑप्शन सॉल्व करने पड़ेंगे। पहला ऑप्शन है 12 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल को ओपन करने का मतलब होता है 12, उसमें से एक कम कर दिया, इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9। 9 फैक्टोरियल पे रोक देंगे क्योंकि नीचे भी 9 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, 12 इंटू 11 इंटू 10 हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो 12 इंटू 11 इंटू 10 ही लिखा हुआ था, इसकी फैक्टोरियल फॉर्म बतानी थी, तो ये 12 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल आ गया। सेवनटीन में कहा जा रहा है द नंबर्स ऑफ द परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड कमिटी। मतलब लेटर्स की परमुटेशन बनानी है, मैंने आपको बताया था कि इसके नंबर ऑफ वेज कैसे निकलेंगे। तो बेटा अब लेटर गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो 9 का मतलब 9 फैक्टोरियल। जो जो रिपीट हो रहे हैं, m 2 बार लिखा हुआ है तो आ गया 2 फैक्टोरियल, t 2 बार लिखा हुआ है तो आ गया 2 फैक्टोरियल, e 2 बार लिखा हुआ है तो आ गया 2 फैक्टोरियल। तो इसी को हम ब्रैकेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 9 फैक्टोरियल ऊपर आएगा, नीचे 2 लिखा हुआ है तो 2 2 2। मैंने डिवाइड में 9 थोड़ी डाला है, नीचे डिवाइड में 2 लिखा है ये वाले में। तो 9 2 2 2। बेटा 16 में तो ऑप्शंस को शुरू करा ना, पहला ऑप्शन चेक किया सॉल्व करके, तो लिखा हुआ है 12, फिर एक कम करेंगे 11, फिर एक कम करेंगे 10, क्योंकि नीचे 9 फैक्टोरियल है तो हम 9 फैक्टोरियल तक जाएंगे, नीचे भी 9 फैक्टोरियल, 9 से 9 कैंसिल हुआ तो 12 11 10 बन गया। बेटा अलिशबा यहाँ पर कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर्स हैं, तो परमोटेशन इसका क्या होगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन, रिपीट क्या हो रहा है, m 2 बार, जो जो रिपीट हो रहे हैं उनका फैक्टोरियल नीचे आता है, t 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल आ गया, e 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल आ गया। इसी को हम ब्रैकेट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, 9 फैक्टोरियल तो 9 ऊपर, नीचे 3 दफा 2 है तो 3 दफा 2 लिख दिया नीचे। एमसीक्यू नंबर 18 में कहा जा रहा है NC6 इज इक्वल्स टू NC12। जी बेटा इसकी रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा ग्रुप पे। बेटा ये कॉम्बिनेशन जब भी बराबर होंगे तो मैंने आपको बताया था कि इनका जो सम है, मतलब 6 + 12, इनका सम बराबर होता है n के। तो यहाँ n मांग रहे थे तो n होगा यहाँ पर 18। एमसीक्यू नंबर 19 में कहा जा रहा है कि इफ टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी अकर इन पी एंड क्यू वेज, द नंबर ऑफ वेज दैट बोथ इवेंट कैन अकर, बोथ एक इवेंट का मतलब है दोनों एक साथ आने का मतलब होता है कि दोनों के नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई कराना। तो नंबर ऑफ वेज आएंगे, एक के पी है दूसरे के क्यू है, दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया तो ये आ गया पी क्यू वेज, मतलब पी मल्टीप्लाई बाय क्यू वेज। For two events A and B, if A intersection B is equals to null set, then events A and B are called। बेटा इवेंट पर अभी हमने आपने आपकी प्रोबेबिलिटी की क्लास रहती है ना एक, आप टेंशन ना लें, इवेंट वैसे मैं बता देता हूँ क्या होता है। इवेंट कहते हैं, बहुत आसान अल्फाज में कहूँ तो इवेंट कहते हैं जो चीज़ हमें चाहिए। सही है, प्रोबेबिलिटी में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसको बेसिकली इवेंट कहा जाता है। बेटा अगर ए इंटरसेक्शन बी नल सेट है तो हम ऐसे इवेंट्स को दो नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं कि डिसजॉइंट इवेंट है, मतलब इनके दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है। डिसजॉइंट को हम दूसरे तरीके से क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब भी डिसजॉइंट है, मतलब दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है। 21 में कहा जा रहा है आयोटा की पावर एन, एन कहा जा रहा है इवन नंबर है, एन इवन नंबर है तो इवन नंबर क्या होता है, 2 होता है। इवन नंबर क्या होता है, 4 होता है। इवन नंबर क्या होता है, 6 होता है। इवन नंबर क्या होता है, 8 होता है। आयोटा स्क्वायर -1 होता है। यहाँ लिखा हुआ है 4, 4 का मतलब है आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर बनाएगा। आयोटा की पावर 6 का मतलब है आयोटा स्क्वायर का क्यूब,
आयोटा स्क्वायर -1 है, इसका क्यूब मतलब -1। ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की पावर 4। तो ये -1 की पावर 4 +1 होगा। तो आपके सामने रिजल्ट -1 आ रहा है, या तो +1 आ रहा है। तो हम कहेंगे 1 और -1। एमसीक्यू नंबर 22 में कह रहे हैं मॉड ऑफ x + 5 आयोटा बराबर है 3 के। मॉड का फॉर्मूला है √a² + b²। ए रियल पार्ट है, बी इमेजिनरी पार्ट है। तो आएगा √x² + 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। वैसे कर रहे हैं। तो ये आ गया x² + 25। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। x² + 25 इज इक्वल टू 9 हो गया। बेटा 25 उधर जाएगा, माइनस का 25 होगा। x² आ गया -16। दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लगा देंगे। स्क्वायर से रूट कैंसिल बेटा। माइनस का मतलब है कि आयोटा आ जाएगा बाहर, और 16 का स्क्वायर रूट +-4 हो जाएगा। तो ये आ गया +-4 आयोटा। एमसीक्यू नंबर 23 में कहा जा रहा है आयोटा की पावर -7। पावर पॉजिटिव बनाने के लिए 1/आयोटा की पावर 7 लिखेंगे। तो आयोटा की पावर 6 इंटू आयोटा हो जाएगा। आयोटा की पावर 6 का मतलब है आयोटा स्क्वायर का क्यूब इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 है, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा। बेटा जब भी नीचे आयोटा आता है तो मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं आयोटा से इसे सॉल्व करने के लिए। नीचे आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, माइनस माइनस +1 हो गया, ये आयोटा आंसर है। एमसीक्यू नंबर 24 अगर आप देखें तो 24 में कहा जा रहा है कि aij इज इक्वल्स टू k फॉर ऑल I इज इक्वल्स टू j।
लिखा हुआ है ए आई जे इज इक्वल्स टू 0, आई इज नॉट इक्वल्स टू जे। बेटा मैंने कल बताया था ये कि एक मैट्रिक्स जो होता है उसकी वैल्यूज होती हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जहां पर आई और जे बराबर हैं वहां आएगा के। आई और जे बराबर का मतलब नीचे वाले दोनों नंबर्स बराबर है, 11, 22, 33। ये तीन ऐसी वैल्यूज हैं जहां नीचे वाले नंबर्स बराबर हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम जहां बराबर है इनको हटा देंगे हम। इनकी जगह कह रहे हैं कि के रखना है। अगली वैल्यू ये कह रही है कि आई और जे जहां बराबर नहीं है वहां 0 रखना है। यहाँ आई जे बराबर नहीं है दोनों नंबर्स, यहाँ दोनों नंबर्स बराबर नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी बराबर नहीं है, यहाँ भी बराबर नहीं है, यहाँ भी बराबर नहीं है, क्योंकि 1 2 आ रहा है, 1 3 आ रहा है। तो कहा जा रहा है इन सबको हटा दो, इन सब की जगह आएगा 0। अब मेन डायगोनल जो है वो के आ रहा है। मेन डायगोनल की अगर वैल्यू सेम है तो हम ऐसे मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ, स्क्यू का मतलब होता है माइनस की साइन आना प्रॉपर्टी में। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए। फाइंड डिटर्मिनेंट ए माइनस बी। एमसीक्यू नंबर 26 में कहा जा रहा है ए माइनस बी का डिटर्मिनेंट चाहिए। 1056, 1234। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा 6 1 6, 0 5 0, बीच में माइनस की साइन तो 6 आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ बी आएगा 1 4 4, 2 3 6, तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब कहा जा रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए को और डिटर्मिनेंट ऑफ बी को माइनस कराना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी का मतलब है 6 - -2। तो ये 6 + 2 मतलब 8 बन जाएगा। इसका आंसर 8 आ जाएगा। 27 में कह रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी को बराबर रखना है। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी बराबर रखना है। तो बेटा ए बराबर है AB 07 के। ए का डिटर्मिनेंट आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, A7 × 7 है, B0 × 0, 7 आ गया। बी है हमारे पास 2 3 1 - 9। बी का डिटर्मिनेंट आएगा 2 9 × 18 माइनस का 3 1 3, माइनस का 21। तो कहा जा रहा है 7 ए को बराबर रखो -21 के। 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये 21/7 हो गया है, माइनस का 3 आ जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट डैश ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो एरिया को रिप्रेजेंट करता है पैरेललोग्राम के, मतलब ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड जो है वो बेसिकली एरिया का फॉर्मूला होता है पैरेललोग्राम के।
नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कहते हैं कि यूनिट वेक्टर्स, कितने यूनिट वेक्टर्स होते हैं जो परपेंडिकुलर हो वेक्टर ए बी के। मैंने कल बताया था बेटा कि ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा। ए बी के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है उसको हम कहते हैं ए क्रॉस बी। और दूसरा वेक्टर, अगर चाहे वैसे तो हम एक ही निकालते हैं, दूसरा वेक्टर जो है वो नीचे की तरफ होता है, उसको हम माइनस का ए क्रॉस बी कहते हैं। तो ये याद रखना है कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं। Volume of tetrahedron determined by vectors ABC is 1/6 ABC। टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला है ये। 31 में कहा जा रहा है कि आर मॉड ऑफ आर इज ग्रेटर देन 1। आर रिप्रेजेंट कर रहा है जीपी के रेशो को। फॉर एग्जाम्पल आर 2 है, 1 से बड़ा है। तो जीपी में क्या होता है कि पहली जो वैल्यू है वो फॉर एग्जाम्पल 2 है, तो दूसरी वैल्यू कैसी आएगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 4। सीरीज का मतलब है प्लस की साइन आएगी। 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, फिर 8। 2 मल्टीप्लाई होगा 8 से, फिर आएगा 16। 2 मल्टीप्लाई होगा 16 से तो आएगा 32। 2 मल्टीप्लाई होगा 32 से आएगा 64। तो ये वैल्यू जा रही है। तो ये वैल्यू जो है अगर आप देखें तो क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। इंक्रीज का मतलब ये बड़ी से बड़ी, जब जब 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा रिजल्ट बढ़ता चला जाएगा। रिजल्ट बढ़ता चला जाएगा, तो जब भी रिजल्ट बढ़ता जाएगा ये याद कर लें कि अगर मॉड ऑफ आर ग्रेटर देन 1 होगा तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी। हम कहेंगे कि इंक्रीज होती जा रही है, और ये कहाँ तक जा रही है, ये इन्फिनिटी तक जा रही है। मतलब इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू आप चाहें तो निकाल सकते हैं। बेटा 28 तो वॉल्यूम एरिया का बात हो रही है ना, कि ए मॉड ऑफ ए क्रॉस बी जो है वो एरिया का फॉर्मूला है। 30 जो है वो वॉल्यूम पूछ रहे हैं टेट्राहेड्रॉन का, एक्सरसाइज 3.6 में पढ़ा है ये फॉर्मूला। 29 का जो पूछ रहा है ना बेटा, मैंने कहा कि 29 में ए वेक्टर है एक और बी वेक्टर है दूसरा। इन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर दो वेक्टर्स होते हैं। एक वेक्टर कहलाता है ए क्रॉस बी, दूसरा वेक्टर कहलाता है ए क्रॉस बी का नेगेटिव वर्जन, मतलब नीचे डायरेक्शन की तरफ। तो ये याद करना है, थ्योरी ये समझ लें कि दो वेक्टर्स जो हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। हाँ हाँ बताता हूँ। 32 में कहा जा रहा है कि एस एन बराबर है n+1 का स्क्वायर। नहीं, अनडिफाइंड नहीं हो सकता बेटा राबिया। दो चीजें होती हैं, मॉड ऑफ आर अगर 1 से बड़ा है तो याद कर लें कि ये डाइवर्जेंट होगा, ये कभी भी खत्म नहीं होगा, ये सीरीज बढ़ती चली जाएगी। अगर मॉड ऑफ आर लेस देन 1 होगा तो हम कहेंगे कि ये कन्वर्जेंट है। लेस देन 1 का मतलब होता है फ्रैक्शन में 1/2। फॉर एग्जाम्पल पहली वैल्यू 1 है, तो जीपी में क्या करते हैं कि आर को मल्टीप्लाई कराते हैं पहली वैल्यू से। 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 1/2 को तो 1/2 आएगा, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 1/4, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 1/8, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 1/16। तब क्या आ रहा है 1, 0.5, 0.25, 0.125। तो ये वैल्यू छोटी होती जा रही है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होने का मतलब है ये कहाँ तक जा रही है, जीरो की तरफ जा रही है, मतलब आखिर में जाके जीरो हो जाएगी। तो डाइवर्जन का मतलब होता है कि सीरीज कभी भी खत्म ना हो, चलती रहे। कन्वर्जन का मतलब होता है कहीं जाकर रुक जाए। तो ये दो हैं कि अगर मॉड ऑफ आर ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जन है, लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट है। बेटा इसमें कह रहे हैं S2n चाहिए। वही काम करना है कि हम n की जगह 2n रख देंगे यहाँ। तो S2n बराबर आएगा 2n+1 का स्क्वायर। 2n का स्क्वायर 2ab + b स्क्वायर।
तो 2 का स्क्वायर 4, n स्क्वायर 4n+1। ये सवाल चाहें तो कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हैं कि 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 निकालना है। तो ये आ रहा है 336। ऑप्शंस को कैलकुलेटर से निकालना है। अच्छा नहीं, और नहीं आ पाएगा, सबके आंसर यही आ रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसको हमें खुद सॉल्व करना पड़ेगा विदाउट कैलकुलेटर। तो 8p3 का मतलब है कि 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 - 3 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल का मतलब 8, इसी से आएगा। 8 × 7 × 6 × 5, क्योंकि नीचे 5 फैक्टोरियल आ रहा है। 5 से 5 कैंसिल होगा, 8 7 6 आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ कैलकुलेटर से हो जाएगा। क्या आप कैलकुलेटर से इन तीनों को मल्टीप्लाई करा दें, 8 7 6, तो 336 आएगा। यहाँ कैलकुलेटर से निकाल लें, इसका भी 336 आ रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर है। बेटा कहा जा रहा है व्हेन अ डाइस इज रोल्ड एंड कॉइन इज टॉस्ड। बेटा डाइस को अगर रोल करते हैं तो कितने आंसर्स आते हैं? बेटे बेसिकली लूडो जो का डाइस है उसकी बात हो रही है, छक्के की बात हो रही है, सही है। डाइस को रोल करते हैं तो 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है या 6 आता है। ठीक है, मतलब डाइस को रोल करने पे हमारे पास 6 आउटकम्स आते हैं, 6 आंसर्स आते हैं। बेटा अगर कॉइन को टॉस करें तो हमारे पास कितने रिजल्ट्स आते हैं, हेड या टेल आता है, मतलब 2 आउटकम्स आते हैं। कह रहे हैं कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स, दोनों के कंबाइन आउटकम्स हमें चाहिए। दोनों के कंबाइन आउटकम्स का मतलब क्या है कि हम दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे। बेटा 32 बता रहा हूँ दोबारा, क्योंकि एंड लिखा हुआ है बीच में, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई कराना। बेटा मैंने 32 के हवाले से ये बताया कि हमारे पास Sn बराबर है n+1 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, n की जगह 2n रखेंगे। तो ये आएगा S2n, क्योंकि S2n चाहिए, ये n लिखा हुआ है, इसकी जगह 2n आ गया, +1 का स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला लगेगा a² + 2ab + b²। a की जगह 2n आएगा, b की जगह 1 आएगा। तो 2n का स्क्वायर मतलब 4n² + 4n+1, आंसर आ गया। बेटा एनी सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। सैंपल स्पेस किसे कहते हैं? ऑल पॉसिबल आउटकम्स को। अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं तो मेरे पास टोटल कितने आउटकम्स आएंगे? तो एक कॉइन को टॉस करने पे हमारे पास टोटल जो आउटकम्स आएंगे वो दो आएंगे, ये ऑल पॉसिबल आउटकम्स होंगे। फॉर एग्जांपल एक कॉइन की बात करें, मतलब सिंगल कॉइन की, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ये कहलाएगा इसका सैंपल स्पेस।
इवेंट क्या होता है, इसमें से कुछ उठा लें। अगर हम फॉर एग्जांपल हेड और टेल है तो हमने खाली हेड कह दिया, हेड क्या है, इसका सबसेट है। तो इवेंट बेसिकली सबसेट कहलाता है सैंपल स्पेस का। थर्टी सिक्स के हवाले से ये फॉर्मूला याद करना है आपको, मैं लिख रहा हूँ। इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है। वन माइनस एक्स की पावर -1, वन प्लस एक्स की पावर -1, वन माइनस एक्स की पावर -2, वन प्लस एक्स की पावर -2। तो भाई दोनों की, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, सेम है, तो रिजल्ट आएगा 1x x² x³ x⁴। यहाँ पर भी यही आएगा, नीचे -1 पावर है तो 1x² x³ x⁴। दोनों जगहों पर माइनस लगा हुआ है तो सब जगह प्लस की साइन आती है। बाहर माइनस है और अंदर प्लस है तो ऑल्टरनेट साइन आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। -2 अगर पावर आ जाए तो फिर आता है 1 2x 3x², 4x³ 5x⁴। -2 जब भी पावर है तो यही नंबर्स आएंगे, यही वैल्यूज आएंगी। अब पावर और माइनस की साइन यहाँ सेम है तो प्लस सब जगह आएगा। यहाँ प्लस है और पावर में माइनस है, ऑल्टरनेट साइन है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो आप देख लो यहाँ पर क्या कह रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं 1 - x + x² - x³ तो ये क्योंकि माइनस की साइन आ प्लस माइनस की साइन आ रही है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये आंसर हुआ। अच्छा, यहाँ पर कह रहे हैं कि एन 1-to-1 फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड। अब बेसिकली फंक्शन क्या होता है इसको थोड़ा सा ना समझाना पड़ेगा आपको। फंक्शन हम कहते हैं एक ऐसी वैल्यू को जिसमें हम एक वैल्यू इनपुट करते हैं, वो उसमें ऑपरेट होती है और हमारे पास एक आउटपुट आता है। जो वैल्यू इनपुट करते हैं फंक्शन में, मतलब रखते हैं, उसको डोमेन कहते हैं। और जो फंक्शन का आउटपुट है उसको रेंज कहा जाता है फंक्शन की।
ठीक है। फंक्शन में, फंक्शन कहते हैं हम किसे, इसकी डेफिनेशन है द सेट ऑफ पॉइंट्स हैविंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, ऐसे पॉइंट्स जिनमें एक्स की अलग अलग वैल्यूज हों। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, 1,2, 2,1, 3,4, 4,5, ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं। वन कॉमा थ्री, फॉर एग्जाम्पल 1,4, 2,5, 3,6। बेटा हम ऐसे पॉइंट्स को फंक्शन कहते हैं जिनमें एक्स की वैल्यूज अलग अलग हो। ये पहली वैल्यू एक्स की है, ये सब में एक्स की वैल्यूज है। ये यहाँ अगर आप देखें तो एक्स की वैल्यू 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, सारी डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो हम इसको कहते हैं कि ये फंक्शन है। ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक्स की वैल्यूज सारी की सारी डिफरेंट नहीं है, ये दोनों सेम आ रही हैं। अगर एक्स की वैल्यूज सेम आ जाती हैं तो हम कहते हैं कि नॉट अ फंक्शन, मतलब ये फंक्शन नहीं है। समझ रहे हैं बात? तो फंक्शन होने के लिए शर्त ये है कि एक्स की जो वैल्यूज हैं वो अलग अलग हों। अब वन वन फंक्शन क्या होता है? वन वन फंक्शन को हम कहते हैं फॉर एग्जांपल एक पे एक। अ फंक्शन हैविंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई, मतलब वाई की वैल्यूज भी अलग अलग होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। एक्स तो अलग अलग होगा वरना फंक्शन नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1,2, 2,3, 3,4, 4,5। फॉर एग्जाम्पल दूसरा फंक्शन लिखा 1,2, 2,3, 2,4, 3,5, ये कुछ वैल्यूज लिखनी। पहली शर्त ये है कि एक्स अलग अलग होना चाहिए, एक्स अलग अलग है इसका मतलब है कि ये फंक्शन है। यहाँ आ जाए, एक्स सेम है तो इसका मतलब नॉट अ फंक्शन। सही है। अब एक्स अलग अलग है, यहाँ पर एक और फंक्शन लिख रहा हूँ 1,2, 2,2, 3,2, 4,2। एक्स अगर आप देखें अलग अलग है, एक्स अलग अलग है तो ये भी फंक्शन है। वन वन फंक्शन बेसिकली टाइप्स ऑफ फंक्शन कहा जाता है। हाँ, फंक्शन के लिए एक्स की वैल्यूज हमेशा डिफरेंट होंगी, लाजमी है ये। अब बेटा अगर y की वैल्यूज भी अलग अलग हैं, यहाँ देखें तो y की वैल्यूज हैं, ये y है, ये y है, ये y है और ये y है। y की वैल्यूज भी अलग अलग है तो हम इसको कहेंगे कि ये फंक्शन की कौन सी टाइप है? वन वन फंक्शन। ये तो फंक्शन है ही नहीं तो ये कोई भी टाइप नहीं है। यहाँ आ जाए, यहाँ पर आ जाए तो y की वैल्यू सेम है, y की वैल्यू अलग अलग नहीं है। y सेम है तो y सेम होने का मतलब है ये वन वन फंक्शन नहीं कहलाता, ये अगली टाइप है फंक्शन की जिसको हम कहते हैं मैनी वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन का मतलब होता है कि y की वैल्यूज अलग अलग होना। ठीक है।
वन वन फंक्शन का दूसरा नाम क्या है ये पूछा जा रहा है इसमें। मतलब ये है तो थ्योरी का सवाल बहुत आसान सा, कि भाई वन वन फंक्शन का दूसरा नाम क्या होता है। तो वन वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। कहा जा रहा है द फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई सच दैट, ये जो निशान है इसको हम सच दैट कहते हैं। कह रहे हैं वाई बराबर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, मतलब वाई बराबर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये क्या है बेटा, ए एक्स स्क्वायर आ रहा है तो एक्स स्क्वायर का मतलब है क्वाड्रेटिक है। अगर एक्स स्क्वायर नहीं होता, खाली एक्स होता तो लीनियर कहलाता। मैनी वन का कोई दूसरा नाम नहीं है। एमसीक्यू नंबर 39 में कहा जा रहा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री के रेंज बतानी है। रेंज का मतलब क्या होता है कि इसके क्या आंसर्स आएंगे। तो अपनी मर्जी से एक काम करो, एक्स की जगह अगर मैं वन रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी 4। अगर एक्स की जगह मैं बेटा जीरो रखता हूँ तो ये जीरो का स्क्वायर प्लस थ्री मतलब 3 आएगा। ठीक है। इसी तरीके से मैं एक्स की जगह कोई भी रियल नंबर रख सकता हूं यहाँ पे। तो अगर मैं एक्स की जगह 2 रखता हूँ तो 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो 4 प्लस 3 तो क्या आएगा 7। अगर मैं रखता हूँ 3 तो ये आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3, 9 प्लस 3 मतलब 12। बेटा ए नॉट इक्वल्स टू जीरो का मतलब है अगर ए जीरो होगा तो ये एक्स स्क्वायर हट जाएगा ना, तो ये इसलिए मेंशन करते हैं। तो बेटा अगर इस फंक्शन में मैं देखूं तो जीरो रखने पे 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर 12 आ रहा है, मतलब इसका रिजल्ट आ रहा है 3, फिर 4, फिर 7, फिर 12, और रिजल्ट क्या है, बढ़ता जा रहा है। कहाँ तक बढ़ रहा है, इन्फिनिटी तक बढ़ रहा है। तो इसीलिए 3 इसका क्योंकि आंसर है, तो हम जो भी वैल्यू फंक्शन का आंसर होती है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो 3 क्योंकि 9 चैप्टर के अंदर बताया था, इन्फिनिटी किसी भी सेट का आंसर नहीं होता, किसी भी इक्वेशन का आंसर नहीं होता, तो इन्फिनिटी के साथ हमेशा राउंड ब्रैकेट लगता है। तो इसकी जो रेंज है वो होगी 3 कॉमा इन्फिनिटी। कहा जा रहा है एफ ऑफ एक्स बराबर है 7x-4 के, और जी ऑफ एक्स बराबर है एक्स के। कह रहे हैं फंक्शन एफ एंड जी आर इक्वल। तो एफ ऑफ एक्स 7x-4, जी ऑफ एक्स बराबर है एक्स के, तो दोनों को बराबर कर देंगे। इक्वल का मतलब है दोनों को बराबर रखेंगे। एक्स इधर आएगा माइनस का एक्स, 4 इधर चला जाएगा। तो 6x इज इक्वल टू 4, 4/6, 2/3। बेटा इन्फिनिटी ऐसे होता है कि 3 इसका पहला आंसर आ रहा है जीरो रखने पे, फिर रिजल्ट बढ़ रहा है 4, फिर 7, फिर 12, फिर बढ़ता जाएगा। अगर मैं यहाँ 4 रखूंगा तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 तो 19 हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। बढ़ने का मतलब क्या है कि इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। 40 का आंसर आ गया 2/3। हाँ। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 41 में फंक्शन का पूछ रहे हैं, कौन सा फंक्शन है। एक और चीज समझानी है एमसीक्यू के हवाले से। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन कैसे पता चलता है।
इवन फंक्शन होता है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कंडीशन है। ऑड फंक्शन की कंडीशन है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है, एक फंक्शन दिया जाएगा आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, पूछेंगे ये फंक्शन इवन है या ऑड है। बेटा इवन या ऑड फंक्शन मालूम करने के लिए हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि एक्स की जगह माइनस एक्स रखते हैं। तो जब हम एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो ये माइनस एक्स, ये एक्स का स्क्वायर है, मतलब माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब बेटा एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, आने वाला जो आंसर है वो आंसर वही आंसर आया है जो हमारे पास सवाल दिया हुआ है, सेम आंसर है। मतलब एफ ऑफ एक्स आया है, एक जैसा आंसर आया है, तो हम कहते हैं कि ये इवन फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल अगर एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब माइनस एक्स के, तो इवन और ऑड मालूम करने के लिए मैं एक्स की जगह रखूंगा माइनस एक्स। तो ये आ गया एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिखा हुआ है बेटा, इसकी जगह माइनस एक्स का क्यूब होगा। एक्स माइनस का एक्स लिखा हुआ है तो इसकी जगह, मतलब एक्स लिखा हुआ है इसकी जगह माइनस एक्स आएगा। तो माइनस का एक्स क्यूब प्लस का एक्स आ गया। तो अगर आप सवाल को देखें और ये वैल्यू देखें, दोनों रिपीट नहीं हुई हैं, एक जैसी नहीं आई हैं। तो हम क्या करेंगे, इनमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे। माइनस कॉमन निकाला तो इन दोनों की साइन चेंज हो जाएगी, एक्स क्यूब पॉजिटिव हो जाएगा और एक्स नेगेटिव हो जाएगा। अब माइनस कॉमन निकालने पे जो रिजल्ट आया है वो वही है जो सवाल है। तो माइनस कॉमन निकालने पे सवाल बन जाए, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स बन जाए, तो हम कहते हैं कि ऐसा फंक्शन ऑड फंक्शन है। मतलब एक्स की जगह माइनस एक्स रखें और सवाल बन जाए तो इवन है, एक्स की जगह माइनस एक्स रखें और सवाल बने माइनस कॉमन निकालने पे, तो हम कहेंगे कि ये ऑड फंक्शन है। इसको देख लें, कॉपी करना है तस्वीर लेनी है ले लें। बेटा आयशा, मैं अभी जो एमसीक्यू है वो एक्सप्लेन करता हूँ, रुके। देखिए बेटा, यहाँ पर हमारे पास एमसीक्यू नंबर 41 है। हमसे पूछ रहे हैं कि ये इवन है या ये ऑड है। तो 41 में कहा जा रहा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर है मॉड ऑफ एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इवन और ऑड जब ऑप्शंस में लिखा हुआ हो तो हम एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे। तो ये आएगा एफ ऑफ माइनस एक्स, ये मॉड ऑफ एक्स लिखा हुआ है तो इसकी जगह मॉड ऑफ माइनस एक्स। यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर तो हम लिखेंगे माइनस एक्स का स्क्वायर। बेटा मॉड क्या करता है, मॉड माइनस की साइन खत्म कर देता है, तो इसका मतलब ये मॉड ऑफ एक्स ही बचा रहेगा। और माइनस एक्स पे स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। तो एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, जो आंसर आया वो क्या है, वो वही आंसर है जो सवाल है। आंसर चेंज नहीं हुआ, रिजल्ट एक जैसा आ गया। एक जैसा आने का मतलब है कि ये फंक्शन इवन फंक्शन कहलाएगा। ऑड के लिए दोबारा समझाऊं, ऑड देख लो। फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन ले लेता हूं यहाँ पर,
साइन एक्स, मैं एक्स की जगह माइनस एक्स रख दूं, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर होगा साइन माइनस एक्स के। चैप्टर 10 में पढ़ी थी एक प्रॉपर्टी के, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के। बेटा ऑप्शन से पता चलेगा ना, ऑप्शन में ऑड लिखा हुआ है, इवन लिखा हुआ है, लीनियर लिखा हुआ है, लीनियर तो है ही नहीं ना, ये लीनियर का मतलब होता है एक्स की पावर वन, दोनों जितने भी एक्स है उनकी पावर वन हो। अब बेटा यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर ये फंक्शन तो रिपीट आ गया है, मतलब ये साइन लिखा हुआ है, सवाल में भी साइन लिखा हुआ है, लेकिन साथ में माइनस की साइन आ गई है। क्योंकि ये माइनस की साइन साथ में आ गई है और फंक्शन से एक जैसा आ गया है, तो हम कहेंगे कि ये ऑड फंक्शन है। जी बेटा, हाँ ऐसे ही है ना। और अगर रिपीट ही ना हो, फंक्शन एक जैसा आई ना, तो फिर हम कहते हैं नाइदर इवन नॉर ऑड। 42 में हमसे कहा जा रहा है कि 2x माइनस फाइव इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। 5 नेगेटिव है, उधर चला जाएगा, तो 3 प्लस 5 हो गया। 2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, x वहां डिवाइड हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2 तो 4 आ जाएगा। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, मतलब x 4 के बराबर है और 4 से बड़ा है, तो 4 5 6 7, ये आंसर होगा इसका। तो 4 से जो शुरू हो रहा है ये रहा। फोर एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल्स टू 8। पूछा जा रहा है कि हमें इसका x इंटरसेप्ट चाहिए। बेटा जब भी x इंटरसेप्ट निकालना होता है तो हम y को 0 पुट करते हैं, तो 4x 8 के बराबर आएगा, x आ जाएगा 2, x की वैल्यू 2 हो जाएगी। बेटा 44 में कहा जा रहा है कि x such that x belongs to real numbers and x is greater than 5। x 5 से बड़ा है, 5 के बराबर नहीं है, 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा मतलब 6 7 8, और कहाँ तक जा रहा है, 5 से बड़ी वैल्यूज कितनी होंगी, इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी, 5 के बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसको, अब 5 और इन्फिनिटी हमें इसके सॉल्यूशन में लिखना होगा, क्योंकि x ग्रेटर देन 5 है। अगर लिखा होता है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, तो फिर हम क्या करते हैं कि 5 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और इन्फिनिटी के साथ राउंड ब्रैकेट लगाते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है इक्वल है 5 के, लेकिन क्योंकि यहाँ 5 के इक्वल नहीं है, क्योंकि ये 5 के इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ अब स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा, यहाँ आएगा राउंड ब्रैकेट। क्योंकि 5 से इन्फिनिटी जाना है लेकिन 5 के इक्वल नहीं है, तो ये आएगा 5 कॉमा इन्फिनिटी राउंड ब्रैकेट में। अगर यहाँ पर होता कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, तो फिर इसका सॉल्यूशन होता 5 कॉमा इन्फिनिटी
मतलब स्क्वायर ब्रैकेट लगता फिर। बेटा लीनियर प्रोग्रामिंग इज यूज्ड टू ऑब्टेन दैट सॉल्यूशन। लीनियर प्रोग्रामिंग को क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए। 9.3 में जो आखिर में सॉल्यूशन आता है, आंसर आता है, उसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहते हैं। द रीजन ऑफ सॉल्यूशन इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड, एलपी प्रॉब्लम इज कॉल्ड। तो रीजन सही है, एक ऐसा रीजन जिसमें लीनियर प्रोग्रामिंग का सॉल्यूशन लाई करे उसको कहा जाता है फीजिबल रीजन। थ्योरी है ये। 47 में कहा जा रहा है कि एक फंक्शन है एक्स कॉमा वाई, कहा जा रहा है फाइंड देन द फंक्शन इज मैक्सिमम एट, फंक्शन मैक्सिमम किस पे है? तो ये पॉइंट्स रखने पड़ेंगे 5,4, एक्स की जगह 5, वाई की जगह 4। तो 25 प्लस 16 41 आ गई। 0,0 प्लस 4,0 तो 0 आएगा। फिर अगला पॉइंट है 4,0 बेटा, 5 into 4 प्लस 4 into 0, 5 4 20। फिर उसके बाद 0,6, एक्स की जगह 0 आ गया, 4,6। तो सबसे बड़ा आंसर आ रहा है 41, और 41 किस पे आ रहा है? 5,4 पे। तो मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की आएगी 5,4 पर। एंगल एसोसिएटेड विद बेसिक एंगल्स ऑफ मेजर 32 अ राइट एंगल और इट्स मल्टीपल आर कॉल्ड। बेटा ये एलाइड एंगल्स होते हैं, चैप्टर नंबर 10 शुरू जब करवाया पढ़ाया था उसमें बताया था, ये डेफिनेशन लिखवाई थी। 49 में कह रहे हैं कॉस पाई माइनस थीटा, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, कॉस 180 माइनस थीटा। बेटा मैंने बताया था कि कॉस के साथ जब 180 आएगा या किसी भी टिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ 180 आएगा तो वही टिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिपीट होगा कॉस थीटा। अब देखना होगा क्वाड्रेंट कौन सा है। 180 माइनस थीटा का मतलब 180 से छोटा, 180 से छोटा मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2। कॉस 2 अल्फा, कॉस 2 थीटा के आपके पास फॉर्मूले लिखवाए थे, तीन फॉर्मूले। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये टोटल तीन फॉर्मूले हैं, तो ऑल ऑफ दीस इसका आंसर होगा। 51 में कह रहे हैं 2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा किसके बराबर है? तो यहाँ लग रहा है साइन अल्फा साइन बीटा का प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला। तो ये है माइनस का 1/2 कॉस अल्फा प्लस बीटा
माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। अल्फा यहाँ पर ये है, बीटा यहाँ पर ये है। तो इसमें टू अपनी जगह पे रहेगा, फॉर्मूला आएगा -1/2 कॉस अल्फा की जगह 7 थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। टू से टू कैंसिल हो गया, माइनस का कॉस 7 थीटा प्लस 2 तो 9 थीटा आ गया, 7 - 2 तो 5 थीटा आ गया। माइनस की साइन अंदर मल्टीप्लाई हो गई, तो माइनस का कॉस 9 थीटा प्लस का कॉस 5 थीटा, तो ये बन गया कॉस 5 थीटा माइनस कॉस 9 थीटा। बेटा इन एनी ट्राइंगल एबीसी एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, तो ट्राइंगल एरिया का ट्राइंगल का मतलब ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला है हाफ ए बी आ रहा है, सी नहीं है तो साइन गैमा। ठीक है, अब या फिर होता है दूसरा फॉर्मूला है हाफ बी सी साइन अल्फा, तीसरा फॉर्मूला है हाफ ए सी साइन बीटा। कौन सा फॉर्मूला सही है? हाफ ए बी साइन गैमा। बेटा 53 एक सवाल है एक्स चैप्टर नंबर 11 का कि आर रेशो कैपिटल आर रेशो R1, ये रेशोज याद करने हैं इसके, मतलब ये सवाल आपको याद रखना है। एक मिनट में इसका आंसर दिमाग से निकल गया। हाँ तो ये है 1:2:3, ये याद रखना है आपको। एमसीक्यू नंबर 54 में कहा जा रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ 80 मीटर हाई, एक क्लिफ है 80 मीटर इसकी हाइट है, मतलब एक हाइट है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोर्ड इज अल्फा, मतलब यहाँ से टॉप से जब बोर्ड को देखा नीचे, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बन रहा है अल्फा। कहा जा रहा है द फुट ऑफ द क्लिफ इज, सही है, द डिस्टेंस बिटवीन द बोर्ड एंड द फुट ऑफ द क्लिफ, मतलब क्लिफ और बोर्ड के दरमियान का जो फासला है ये कहा जा रहा है 80√3 है। बेटा यहाँ अल्फा एंगल बन रहा है तो यहाँ भी अल्फा होगा। एंगल के सामने वाली साइड बेटा परपेंडिकुलर होती है, एडजेसेंट साइड बेस होती है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला लगेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन अल्फा परपेंडिकुलर 80 है, 80 से 80 कैंसिल हुआ, अल्फा आ गया tan−1 1/√3। tan−1 1/√3 जो है वो क्या आएगा हमारे पास 30 डिग्री। अब ऑप्शन में 30 नहीं लिखा हुआ तो रेडियन में कहलाता है पाई/6 रेडियन। वी कैन सॉल्व एन ऑब्लिक ट्राइंगल इफ, हम कोई भी ट्राइंगल को बेटा सॉल्व कर सकते हैं जब उसका एक साइड और दो एंगल्स बताओ, जब तीनों साइड्स बताऊं, या फिर दो साइड और एक एंगल बताऊं। तो हम तीनों चीजें बताओ, तीनों के हमारे पास फॉर्मूले हैं, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।
56 चाहें तो कैलकुलेटर से सॉल्व किया जा सकता है आसानी से, वैसे कैलकुलेटर से ही करें। कहा जा रहा है सेक साइन इनवर्स 1/2 -1/2। तो आप निकालें साइन इनवर्स 1/2, आप निकालेंगे तो ये आएगा माइनस का 30 डिग्री आएगा आई थिंक। अब सेक कैलकुलेटर में नहीं होता तो उसको हम लिखेंगे 1/cos -30। तो cos -30 निकालेंगे, √3/2 आएगा, तो ये 2/√3 होगा। बेटा लिखा हुआ है tan−1 -x। तो टेन का एंगल मतलब tan इनवर्स के साथ -x है, तो माइनस की साइन बाहर आ जाएगी, tan−1 x कहलाएगा माइनस का। बेटा ब्रैकेट नहीं लगा रहे होंगे आप लिखते हैं ना 1/cos लिखेंगे ना तो एक ब्रैकेट आ जाएगा, फिर आप -30 लिखें और फिर ब्रैकेट बंद करें, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ब्रैकेट नहीं बंद करेंगे तो एरर ही आएगा। गुड हो गया। बेटा कह रहे हैं जनरल सॉल्यूशन चाहिए इसका 58 में। 4 sin x -8 इज इक्वल टू 0। 8 उधर चला जाएगा, sin x आ जाएगा 8/4। sin x आ गया 2, x आ गया sin इनवर्स 2। साइन का रिजल्ट 2, जब आप निकालेंगे इनवर्स 2 तो कैलकुलेटर एरर दे देगा, तो इसका मतलब है कि ये नॉट पॉसिबल है। नहीं नहीं, कैलकुलेटर फॉल्ट नहीं है। अच्छा बेटा, पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, पीरियड बेसिकली ऐसे एंगल्स को कहते हैं, ऐसी वैल्यूज को कहते हैं जिसपे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने आंसर को रिपीट करता है। फॉर एग्जाम्पल आप लिखें cos 30 निकालें तो वो आता है √3/2। इसी तरीके से आप cos 30 में 360 ऐड करें तब भी इसका रिजल्ट √3/2 आएगा। आप 390 में फिर 360 ऐड करें तब भी रिजल्ट √3/2 आएगा, मतलब हर बार इसका रिजल्ट रिपीट हो रहा होगा। तो आपको याद रखना है कि भाई साइन कॉस सेक और कोसेक अगर आ जाए तो इसका जो पीरियड है वो 360 डिग्री होता है, या फिर इसका पीरियड होता है 2 पाई। सही है, अगर एंगल थीटा है, एंगल अगर चेंज हो रहे हैं ना तो फिर आंसर भी पीरियड चेंज होता है, वो बताऊंगा कैसे निकलता है। और दो वैल्यूज अगर हैं टेन और कॉट आ रही हैं कहीं पर भी, तो टेन और कॉट जो है वो अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं 180 डिग्री या फिर पाए। तो इनके लिए जो पीरियड है वो 180 या पाए है। तो यहाँ पर कॉस थीटा लिखा हुआ है तो सिंपली इसका पीरियड होगा 2 पाई।
इसका एंगल पूछ रहे हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा। तो 2 sin x बराबर आएगा -√3। sin x आएगा -√3/2। x आ जाएगा साइन इनवर्स -√3/2। तो ये रिजल्ट आएगा -60। तो बेटा हम फिर सेकंड एंगल निकालते हैं। सॉरी, हाँ सेकंड एंगल निकालने की जरूरत नहीं है। एंगल अगर नेगेटिव आ रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए एंगल चाहिए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होगा क्या कि हम इस एंगल में 360 ऐड करा देंगे। तो 360 ऐड कराएंगे तो ये 300 हो जाएगा। इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो π/180 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 0 से 0 कैंसिल, 6 5 ज़ा 30, 6 3 ज़ा। गलती है, 5π/3 आएगा इसमें। तो मैं देख रहा हूँ आंसर में गलती है। अब यहाँ ऑप्शन, अच्छा नहीं गलती नहीं होगी ना, सॉरी। इन्होंने नेगेटिव में दिया हुआ है ना, तो नेगेटिव में ही दिया हुआ है तो इसको -60 को हम कन्वर्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई π/180 करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा। तो रेडियन में माइनस का π/3 होगा, मतलब नेगेटिव में होगा तो माइनस का π/3 होगा, और अगर पॉजिटिव में होता तो 5π/3 होता। तो माइनस का π/3 मौजूद है, क्योंकि -60 को पॉजिटिव करने के लिए 360 ऐड कराते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल क्योंकि 360 होता है। बेटा विच इज द आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी एडिशन। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? एक ऐसा एलिमेंट जो कि किसी में भी ऐड हो तो उसकी वैल्यू को चेंज ना करे। एडिशन की अगर हम बात करें तो 2 में क्या ऐड कराऊं, 3 में क्या ऐड कराऊं, 4 में क्या ऐड कराऊं कि इसकी वैल्यू चेंज ना हो बेटा। इनमें क्या ऐड कराऊं तो ये रिजल्ट चेंज नहीं होगा, 0। 0 अगर इन सब में ऐड करा दूं तो इनका आंसर चेंज नहीं होगा, इनकी आइडेंटिटी तब्दील नहीं होगी। तो इसीलिए एडिशन के लिए आइडेंटिटी है 0, मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी है 1। अब कहा जा रहा है कि इसका डिटर्मिनेंट लिखना है इन कैपिटल ए की फॉर्म में। बेटा डिटर्मिनेंट किसी भी रॉ से लिखा जा सकता है, मतलब फॉर एग्जांपल पहली रॉ से अगर लिख रहा हूँ तो आसान सा तरीका है, आपने क्या करना है, A11 लिखना है, A12 लिखना है, A13 लिखना है। बेटा कैपिटल ए कहलाते हैं कोफैक्टर्स। इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर्स इनका आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे। बहुत आसान सा तरीका है कि एक फर्स्ट रॉ की बात कर रहे हैं तो A11 A12 A13 लिख दिया। इन सब के साथ कैपिटल A11 आएगा, इसके साथ कैपिटल A12 आएगा और इसके साथ कैपिटल A13 आएगा। कोफैक्टर्स जब भी आ रहे हैं तो प्लस की साइन लगा देंगे, ये आंसर होगा, मतलब फर्स्ट रॉ का। सेकेंड रॉ से अगर एक्सपेंड कर रहे हैं तो सेकेंड रॉ के लिए जो एलिमेंट से लिखेंगे A21 A22 A23। A21 के साथ कैपिटल A21 आएगा, A22 के साथ कैपिटल A22 आएगा और इसके साथ कैपिटल A23 आएगा। तो ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा इसका। इसी तरीके से अगर हम थर्ड रॉ से करते हैं तो A31 A32 A33। तो इसके बाद A31 आ जाएगा कैपिटल, इसके बाद A32 आएगा कैपिटल, इसके बाद A33 आएगा कैपिटल। तो यहाँ तो ये ऑप्शन है पहला वाला करेक्ट आंसर है। सिक्सटी थ्री में कहा जा रहा है बेटा एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/1
बेटा m/1 का मतलब होता है पहला नंबर रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा कॉलम को। तो बेटा अगर एक कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा, अगर एक रो है तो रो मैट्रिक्स कहलाएगा, तो एक कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे इसको। 64 में कह रहे हैं x² + 1 = 0, तो x² बराबर होगा -1 के, दोनों साइड्स पे रूट लगाएंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसका रिजल्ट आएगा ±i। अब बेटा पूछ रहे हैं कि इसका आंसर किस फॉर्म में है। नहीं बेटा जरूरी नहीं है, अगर एक कॉलम है तो रो बढ़ सकती है 1 2 3। अब ये एक कॉलम है, रो कितनी है, 1 2 3, इसी तरीके से 1 2 4 5, ये एक कॉलम है पूरा, रो कितनी है, 1 2 3 4। बेटा इसका आंसर क्या आ रहा है, आयोटा की फॉर्म में आ रहा है, मतलब कॉम्प्लेक्स आ रहा है। सिक्सटी फाइव में कहा जाए ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। बेटा आपने कैपिटल A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसका आपने ट्रांसपोज निकाला है, इसका फॉर्मूला आपको पता है, ये किसका फॉर्मूला है, एडजॉइंट ऑफ ए का। ये कोफैक्टर्स है अंदर, कैपिटल ए जो है, और इसके ऊपर लगा हुआ है ट्रांसपोज। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर इज सेड टू बी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। बेटा यहाँ क्या आ जा रहा है, x² + y² निकालना है। x² का मतलब है दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा a² + 2ab + b², मतलब x² आ जाएगा 4 + 4 2 to the 4, 4 6 are 24 आयोटा +9 है, नहीं सॉरी 12 आएगा, 4 3 are 12 है। और ये आयोटा स्क्वायर, तो x² आ गया 4 + 12 आयोटा, इसको यही छोड़ देते हैं अभी। y का स्क्वायर निकाल लेते हैं, y पे का स्क्वायरिंग करते हैं तो 2 - 3 आयोटा का स्क्वायर होगा, तो ये स्क्वायर -2ab + b², 2 का स्क्वायर 4, 12y + 9i। इन दोनों वैल्यूज को ऐड करा देंगे आपस में, x² की वैल्यू है 4 + 12 आयोटा + 9 आयोटा स्क्वायर, y² की वैल्यू है 4 - 12 आयोटा + 9 आयोटा स्क्वायर, इनको ऐड कराएंगे कैंसिल हो गया, 8 आ गया, ये 9 और 9 ऐड हो जाएंगे तो ये 18 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 18 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, 8 - 18 तो -10 हो गया ये। सिक्सटी सेवन को बेटा एक्सपेंड करेंगे रो 1 से, तो 1 1 को छुपाएंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा देंगे, बच जाएगा cos x sin x cos x।
फिर उसके बाद सेकंड वैल्यू के साथ माइनस की साइन आती है, -0। जीरो से कोई भी मल्टीप्लाई होगा जीरो होगा, और +0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर एक्स, साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर एक्स। बेटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है कॉस 2 थीटा के।